Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D मोशन का 1 शॉट लेक्चर। स्टार्ट करें। देखो जो पॉइंट हमें कवर करने हैं, सबसे पहले हमें कवर करना होगा सदिश को, ठीक है। उसके बाद में कवर करना होगा प्रक्षेपण गति को, उसके बाद में कवर करना होगा क्षैतिज वृत्तीय गति को। अब आप सोचेंगे क्षैतिज वृत्तीय गति मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है देखो यदि आप ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति की बात करोगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करोगे, तो उसके अंदर WPE यूज़ में आता है, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो यूज़ में आएंगे। तो इसलिए वो ना अभी ले करके सिंपल क्षैतिज वृत्तीय गति की बात अपन करेंगे, और रिलेटिव मोशन को और डिस्कशन करेंगे। चले सबसे पहले सदिश की बात कर ली जाए तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, 2 तरह की क्वांटिटीज आपने देखी होंगी, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि के पास सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सदिश राशि के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और एक दिशा भी होगी, ठीक है, एक दिशा, एक डायरेक्शन भी होगी। तो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं अपन। देखिए समान सदिश, समान सदिश की जब भी बात की जाएगी तो समान सदिश के लिए आप क्या सोचोगे कि उसका परिमाण भी समान है और उनकी दिशा भी समान है। परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, ठीक है। समानांतर सदिश जो एक दूसरे के समानांतर हैं, जैसे ये समानांतर सदिश हो जाएगा समानांतर में, ठीक है। आगे कोलिनियर, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश की जब भी बात करेगा तो मीन्स वो एक ही रेखा में है, ठीक है। 0 वेक्टर, डॉट लगा दीजिए, 0 वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर, ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है इकाई सदिश, ये इसका जो नोटेशन है वो रहेगा कैप, ठीक है ना, ये इसको कैप बोलेंगे, ये इसका नोटेशन रहेगा, और इसको ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है, ये वेक्टर अपने को सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि इकाई जो नाम है, यूनिट जो है, इसका मीन्स ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड तो है 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसका 1, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। यदि किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप सबसे पहले ऊपर वेक्टर लिखेंगे और अपॉन के अंदर उसका परिमाण लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूँ तो आपको
आई कैप एंड जे कैप। आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है और जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। कहाँ बताता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अंदर ये बताते हैं, ठीक है ना। ये एक्स और ये वाई यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल की बात की जाए तो कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, वो क्या कहे जाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति की बात की जाए तो आई, जे और के वो तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत ही होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं तो ये तो आपके एक्स एक्सिस की तरफ वाई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ के कैप, ठीक है। अब ये जेड एक्सिस यहाँ पे 2D है मेरे पास, तो 2D के अंदर मैं 3D के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा, इसको मेरे को ऐसे नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। समतलीय सदिश, यहाँ पे देखो जितने भी सदिश ये वाले हैं ये सारे के सारे एक तल पे हैं। के कैप एक तल में नहीं है, बाकी जितने भी बने हुए हैं वो सब एक ही तल के सदिश हैं, ठीक है। जो एक ही तल में हो वो क्या कहे जाएंगे? समतलीय सदिश। अक्षीय सदिश, ठीक है। अक्षीय सदिश के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जो अक्षीय सदिश का उपयोग है वो सदैव आपके कहाँ किया जाएगा? वृत्ताकार गति में, ठीक है बच्चों, और घूर्णन गति में, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है बच्चों के वृत्ताकार गति या फिर घूर्णन गति, या तो कण किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, या फिर कण अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, ठीक है, या तो एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, तो किसी ना किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी ना किसी अक्ष के सापेक्ष वो या तो घूर्णन कर रहा होगा या फिर वृत्तीय गति कर रहा होगा। दोनों केसेस के अंदर यदि अक्षीय सदिश की मैं बात करूंगा वो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, ठीक है, या फिर एक्सिस ऑफ जो आपके सर्कुलेशन है, सर्कुलर मोशन करेगा सर्कुलेशन, ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट लगते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा अपन करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, आगे स्लाइड्स के अंदर आएगा ये अपने पास। जो एग्जाम्पल है ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और इसका एक और एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं टॉर्क। टॉर्क मीन्स बल आघूर्ण, ठीक है। ये भी क्या है? लंबवत लगता है हमेशा एक्सिस के अबाउट, क्योंकि देखो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, ऐसे घूर्णन चल रहा होगा तो एक्सिस तो मेरा हाथ है, ठीक है ना, मेरे हाथ की जो अंगुली है वो एक्सिस है, तो अंगुली जो एक्सिस है तो ये इसके अबाउट लगेंगे, या ऊपर या नीचे, ठीक है, तो ये अक्षीय सदिश होंगे। ऋणात्मक सदिश, ये आपके पॉजिटिव मान लो 5 आई कैप। अब ऋणात्मक सदिश की बात करूंगा तो -5 आई कैप। जैसे इसकी डायरेक्शन आप रिवर्स करोगे तो ऋणात्मक सदिश कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलिए देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट घटक बनाने हैं, ठीक है, आयताकार घटक बनाने हैं अपने को। जैसे ये अपने को वेक्टर दे रखे हैं ए, ये दे रखा है थीटा। इस तरफ यदि कोई घटक बनेगा तो मैं क्या कहूँगा? ए कॉस थीटा, ठीक है। इस तरफ कोई घटक बनेगा तो मैं कहूँगा ए साइन थीटा। हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है? जहाँ थीटा बन रहा हो उस तरफ जो घटक बनेगा वो कॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरफ थीटा बन रहा हो उस तरफ जो घटक बनेगा वो कॉस होगा, याद रहेगा ये। तो जैसे यहाँ पे ऐसे बना तो क्या मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, यहाँ पे थीटा ले लिया मैंने, ये ए, तो इस तरफ अब क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा, और इस तरफ क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा, ठीक है भाई। और एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ये, तो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे जे कैप, ध्यान रहेगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से यदि लिखोगे, ए वेक्टर लिखना चाहोगे तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ए साइन थीटा आई कैप प्लस में ए कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, याद रहेगा भाई। और खास बात ध्यान रखना, टेन थीटा के चक्कर में यदि आप आते हैं यहाँ पे तो टेन थीटा में याद रखना, यदि थीटा यहाँ बना है तो ये जो घटक है इसका वो क्या गिना जाएगा? इसका लंब गिना जाएगा, ठीक है। इसको मैं ए वाई भी लिख सकता हूँ और इसको ए एक्स भी लिख सकता हूँ, इसको ए वाई लिखूंगा वापस और इसको ए एक्स, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, यहाँ टेन थीटा की बात करते हो तो ए वाई जो घटक है वो आएगा ऊपर, और क्योंकि ये है लंब और ये है आधार। लेकिन यहाँ यदि आप टेन थीटा की बात करोगे तो टेन थीटा इधर है तो यहाँ पे
जो ए एक्स है वो आएगा ऊपर और ए वाई आएगा बच्चों नीचे। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए लंब जो बनेगा वो ए एक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंब जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो वो कौन सा लंब बनेगा? ए साइन थीटा या फिर ए वाई, और यहाँ है, यहाँ ये लंब बनेगा तो ये ए एक्स। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, तो कभी भी घटक बनाने में या फिर एंगल निकालने में कहीं मिस्टेक नहीं करोगे। चलिए आगे चले। ये देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 3D स्पेस में, त्रिविमीय आयताकार घटक है। ठीक है, तो देखो त्रिविमा की जब मैं बात करता हूँ तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये एक पद्धति कौन सी है? कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मैं अलग अलग यूज ले रहा हूँ। ये जो आर है ना, ये आर पर्टिकुलर आपका विकर्ण है, घन का विकर्ण है ये। ठीक है ना, ये आपके क्यूब का विकर्ण है, ये क्यूबिकल है बॉक्स। अब देखिए आर यदि आप यहां लेते हो और इसको यदि आर एक्स लेते हो, ठीक है, तो आर ये यहां पे अल्फा, एक्स के साथ में अल्फा, वाई के साथ में बच्चों बीटा। ठीक है, या फिर इसके डायग्राम को और थोड़ा जो दे रखा है उसी हिसाब से यदि अपन बनाएं तो मैं कैसे बना सकता हूं इस डायग्राम को? ये लीजिए आर, ठीक है, इसके साथ में क्या कर दूंगा? बीटा, और ये वापस आर, और इस तरफ के कैप आप बनेगा अपना जेड। ठीक है ना, जेड के साथ में जो एंगल है आर का वो क्या आ जाएगा? गामा। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से, इसका इसके ऊपर आर कॉस एल्फा, आर कॉस एल्फा इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, और आर पर्टिकुलर जिस हिसाब से अपने इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू क्या है? आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कॉस एल्फा जो है वो आर एक्स अपॉन में आर है। ठीक है, यहां से यदि बात करोगे तो आर, ध्यान दीजिए, आर कॉस बीटा, ये क्या आएगा? आर वाई। तो आर कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन में आर। ठीक है, आर की वैल्यू है लिखी हुई, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो इधर आएगा आर जेड। ठीक है, तो आर कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड, तो कॉस गामा जो है उसकी वैल्यू है वो आर जेड बाय आर। ठीक है, एक आइडेंटिटी और है बच्चों, वो प्लीज़ लिख ले में आप, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चले। अब देखिए सदिश के योग की बात करते हैं, त्रिभुज के नियम की। इजी है एकदम, जैसे कोई भी सदिश आपको ऐसे दिया हुआ हो, ये ए है, ये बी है, ये एंगल क्या है? थीटा, ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये तो आपके है ए, और ये वाला सेक्शन है बी, ये है आर। ठीक है ना, ये सदिश तो अपने डायरेक्शन तो बता दी, ओनली मैग्नीट्यूड लेके चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैग्नीट्यूड है इसका। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ठीक है, और आर का ए के साथ जो एंगल है वो एंगल है बीटा। अब देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। जो अपना आर जो रिजल्टेंट निकलेगा, तो देखो ये जो अक्ष है, ये मैंने क्यों किया? ताकि यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए। 90 डिग्री बनते ही मैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आधार कितना है? आधार है आपके पास बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है? लंब है आपके पास बेस, ये तो हो गया आपके बेस, और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दीजिए। नेट जब आप निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब टेन बीटा की बात कर लेते हैं। यहां से यदि मैं टेन बीटा देखूं, देखो लंब क्या है? बी साइन थीटा। ठीक है, आधार क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, बस खत्म। ठीक है, वही सेम टू सेम यहाँ है। ठीक है, ये दोनों के दोनों लॉज जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हो। क्यों? यदि किसी सदिश को मैं
पैरेलली शिफ्ट करूं, समानांतर रूप से यदि उसको शिफ्ट करता हूं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बी को शिफ्ट करके यहां ले आता हूं। देखिए डायग्राम नीचे, बी को यहां ले आया, ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो क्या है, बीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट है वो ए और बी के बीच में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे चले। अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का अंतर, ठीक है। सदिशों के अंतर की कभी भी बात की जाए तो बेसिकली सदिशों का जो अंतर होता है वो एक रिवर्स सदिश कर दो और उनको प्लस कर दो, ठीक है, एडिशन ही होता है, ठीक है। देखो जैसे ये ए था, ये आपके ये बी हो गया, ये माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल थीटा था, तो जैसे ही इसको रिवर्स करोगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा था, बात समझ में आ रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में इधर आ रहा था, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में कहाँ, यहाँ कहीं आएगा, ये माइनस बी। बात समझ में आ रही है। अब आर जब मैं लिखना चाह रहा हूँ तो अब देखो आर यदि आप लिखोगे यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और अब क्षैतिज घटक की जब मैं बात करूंगा तो बी 180 माइनस थीटा कॉस के अंदर, ठीक है ना। इधर मैं बात करूंगा तो बच्चों देखिए ध्यान से, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बनेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में चल रहे हैं अपन, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा माइनस में, ठीक है बच्चों। और ये वाला तो अपने सेम है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो परपेंडिकुलर तो अपन tan बीटा की जब बात करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसके मैग्नीट्यूड की जब मैं बात करूं तो एक घटक तो आएगा डायरेक्टली सीधा इधर, और एक घटक आएगा इधर, ठीक है ना। यहाँ जो घटक आएगा वो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के अंदर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब tan बीटा, अब ये रिजल्टेंट है बीटा 2, इसने ये ले रखा है, और tan बीटा 2 की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखना, इसके लिए लंब क्या बनेगा, लंब ये बन जाएगा, लंब क्या बनेगा, बी साइन थीटा, और अपॉन के अंदर जो आधार है, आधार क्या बनेगा, ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लंब है, इसके लिए ये यहाँ आ जाएगा, और आधार जब बनेगा तो ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। इजी है, डायग्राम से गेट कर लेना। आधार को मैं ऐसे बना रहा हूँ भाई, वापस में थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ। इधर है माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आधार टोटल कितना आएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। कर लोगे, इजी है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये है लामी प्रमेय। लामी प्रमेय को अपन यूज़ कर सकते हैं। आपने यदि एनएलएम किया हो तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, ठीक है। कैसे यूज़ आएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल अपन शो कर देते हैं, उतना बहुत होगा इसके अंदर। 5 न्यूटन, ये मान लो एंगल है अल्फा, ये मान लो एंगल है बीटा, और ये मान लो एंगल है गामा। इधर अपन नोट डाउन करेंगे गामा को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एंगल है गामा। अब देखिए लामी थ्योरम क्या कहती है, ऐसे भी लिख सकते हो और ए अपॉन में साइन अल्फा भी लिख सकते हो। तो अपन ए अपॉन में साइन अल्फा लिख देते हैं। जैसे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन के जस्ट इधर वाला जो एंगल है 10 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू, देखो साइन बीटा मैंने किसको लिया, जो ये ऐसे था वेक्टर, इसके जस्ट नीचे वाला वेक्टर जो था इसको मैंने लिया, ठीक है। अब 15 के सामने वाला एंगल कौन सा है, गामा, साइन गामा इक्वल टू, अब 5 के सामने वाला कौन सा एंगल है, साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। हो जाएगा, इजी है। अब देखिए सदिश का सदिश गुणनफल के अंदर आपको मतलब 3 सदिश यदि आपको दे रखे हैं और उनका सदिश गुणनफल यदि निकालना हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप याद रखें कृपया करके। देखिए अब इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे ही ये दिया हुआ हो तो बीच वाले को छोड़ दो, ए डॉट सी कर दो, बचा हुआ बाहर रख दो, माइनस का साइन अब जो पहले छोड़ा था उसको ले लो और जो बचा हुआ है उसको बाहर रख दो, बस ये सिंपल सी ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सदिशों के गुणनफल की चर्चा कर ली जाए।
सदिशों के गुणनफल बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अदिश गुणनफल और एक बेटा होता है सदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश गुणनफल के अंदर जो राशि अपने को मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा स्केलर मिलेगा। ठीक है, अदिश मिलेगा। और वेक्टर जो प्रोडक्ट है आपका सदिश गुणनफल है, उसके अंदर जो राशि मिलेगी वो हमेशा सदिश मिलेगी, एक दिशा के साथ मिलेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात की जाए अदिश गुणनफल की, तो देखो जब कभी भी आप लिख रहे हो a डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को ज़्यादातर यूज जो है वो एंगल निकालने के लिए कृपया करके यही फॉर्मूला यूज़ करें, आपको इजीली एंगल मिल जाएगा। यदि दो सदिश के बीच में थीटा एंगल हो, ठीक है, तो उस एंगल की वैल्यू पूछ रहा हो कि भाई एंगल कितना है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, प्रक्षेप की बात कर लेते हैं। ए का बी पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप। ठीक है, देखो ए का बी पर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये पहली क्वांटिटी। उसके बाद में बी का ए पर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बात समझ में आ रही है? अब देखो यदि मैं वापस यहाँ फॉर्मूला लिखूँ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब जो ए कॉस थीटा है वो प्रोजेक्शन ही तो है। देखिए दोनों के बीच में ये ए है, ये बी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की जब मैं बात करता हूं तो ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो ए कॉस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो यहां पे यदि मैं ए कॉस थीटा निकालना चाहूंगा, यही मेरे को चाहिए, तो ए डॉट बी अपॉन में बी। बात समझ में आ गई? लेकिन ए डॉट बी करोगे तो एक अदिश राशि मिलेगी, नीचे वैसे ही परिमाण है, तो अपने पास दिशा तो यहां है नहीं। तो दिशा के लिए मैं क्या करूंगा, फाइनल जो मेरा आंसर होगा ए डॉट बी अपॉन में बी इनटू में किसकी दिशा के अंदर प्रक्षेप लिया है अपन ने, बी के अंदर प्रक्षेप लिया है, तो बी की दिशा को साथ में, मतलब बी वेक्टर को आप साथ में ले लो। ठीक है, बी वेक्टर को आप साथ में ले लो, साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, वो क्या हो जाएगा, ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब बी होने करके देख लेते हैं, जिन बच्चों ने पिछले वाला देख लिया वो फटाफट खुद ही ट्राई करें। अब बी कॉस थीटा जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन है, तो बी कॉस थीटा ए डॉट बी बाय ए। ठीक है, अब वापस भाई ये तो सारी सारी अदिश राशि होगी, दिशा क्या होगी, दिशा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ए पर, तो ए की डायरेक्शन ले लो। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला, प्लीज आप ध्यान रखें। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब भी करते हैं तो सारों का जो रिजल्ट है वो आपके पास 1 आएगा। इसके अलावा किसी भी क्वांटिटी यदि अपन दूसरे के साथ करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। उसका रीजन क्या है, समझ में आ गया? उसका रीजन क्या है, कॉस। क्यों? यदि आप ए बी कॉस थीटा के अंदर लंबवत है, मैंने बोल दिया, परपेंडिकुलर है, मैंने बोल दिया, यदि 90 डिग्री रखोगे तो कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होती है बेटा, 0। इस कारण ये क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे यदि ये पूछा जाए कि दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना है, या फिर वो परपेंडिकुलर है, ऐसे ऑप्शन में परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल हैं, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो। यदि वो 0 आ रहा है तो 100% वो क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। यदि 0 नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर और लंबवत नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर और लंबवत नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे चलो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था सदिश गुणनफल इसका नाम है, तो इसके अंदर हमेशा दिशा साथ में रहेगी। अब दिशा के अंदर बहुत चक्कर पड़ता है भैया, इसमें ये ध्यान रखना, जैसे ही आपके पास ये ए और बी है, ठीक है बेटा, इसके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो हमेशा आपको क्या करना है, राइट हैंड रूल का यूज करना है। ठीक है, जिस वेक्टर को पहले लिखा हो उसके ऊपर हैंड रख दो, वहां से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी अंगुलियों को कर्ल करो। थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देगा किसकी, एन कैप की। तो ये जो एन कैप है बच्चों, ये एन कैप क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर। जिस प्लेन के अंदर ये ए और बी हैं उसके नॉर्मल हमेशा ये रिजल्टेंट देगा। जैसे ए क्रॉस बी किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखना
ए के ऊपर मैंने हैंड को रख दिया, अंगुलियों कैसे रखना, ए के ऊपर रख दिया। अब ए से बी की ओर जाना, ए से बी की ओर गया, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अंदर की तरफ डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, ये देखो पेन का जो मेरा नुकीला सिरा अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन बनेगी। ओके, और यदि बी क्रॉस ए की चर्चा करता है ये, तो देखो ध्यान से, बी पे रखा हाथ, बी क्रॉस ए, तो कहीं भी क्रॉस लिखा हुआ आ जाए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, या फिर आप याद कीजिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एल्फा, जब कभी भी क्रॉस आए तो पहले वाले वेक्टर के अंदर अपने को जहां पे उसकी पोजीशन है वहां पे अपने हैंड को रखें और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ जाएं। जो आपका थंब जो है वो हमेशा डायरेक्शन देगा आपको, किसकी, रिजल्टेंट की। बात समझ में आ गई, किसकी देगा, रिजल्टेंट की। तो इस केस की जब मैं बात करूं तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, बाहर की तरफ, इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी, ठीक है, और बी क्रॉस ए बाहर की तरफ आ जाएगा। भाई प्लीज आना ही चाहिए भाई, अब तो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन। आई जे कैप और के कैप, ये लूपिंग आप ध्यान रखना भाई हमेशा। यदि ये लूप फॉलो हो रहा है, कैसे, आई क्रॉस जे यदि हो रहा है तो के मिलेगा, जे क्रॉस के यदि हो रहा है तो आई मिलेगा, और i क्रॉस जे हो रहा है तो वापस के, ठीक है, और j क्रॉस के तो i, और k क्रॉस i तो j, ठीक है। यदि इसके अलावा कुछ भी हो रहा है, मतलब i क्रॉस i यदि हो रहा है तो 0, j जोड़ क्रॉस j हो रहा है तो 0, और k क्रॉस k हो रहा है तो 0, ठीक है। और यदि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैं यदि लिख दूं j क्रॉस i, यदि इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के अलावा यदि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, ध्यान रखना, यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट के अलावा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट परफॉर्म हो गया यहां पे, तो साइन हमेशा माइनस का लगाना है, याद रहेगा भाई। देखो यदि मैं ऐसे चल रहा हूं जे क्रॉस के तो आई मिलेगा, ठीक है, और के क्रॉस जे कर दूं तो के क्रॉस जे यदि मैं कर देता हूं तो बच्चों के क्रॉस जे, तो इसकी डायरेक्शन से उल्टी होगी, तो मेरे को आई तो मिलेगा लेकिन माइनस के साइन के साथ, ठीक है, कर लोगे, ओके, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यदि कोई दो वेक्टर ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, यदि कोई दो वेक्टर ट्राइंगल में शामिल है, मतलब ट्राइंगल के अंदर हैं, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो बार है ना, ये इनका मैग्नीट्यूड है। पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। और उसी हिसाब से यदि ए क्रॉस बी आपको दे रखे हो और वो किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हो, ठीक है, और क्रॉस का ध्यान रखना, वो दोनों ऐसे मिले हुए होने चाहिए भाई, यूं नहीं एक वेक्टर यहाँ एक, मतलब एक वेक्टर कहीं और जा रहा है, दोनों के अंदर ऐसे ऐसे मिले हुए होने चाहिए। तो दो वेक्टर यदि आ रहे हैं, ठीक है, तो आप रिजल्ट अपने जो एरिया है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको समांतर चतुर्भुज का डायगोनल दे दिया जाए, विकर्ण दे दिया जाए, दो विकर्ण दे रखे हैं सदिश फॉर्म में, तो आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस करने के लिए देख लेते हैं भाई, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे मैंने क्या माना है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी कर रहा हूं, पहले वाली क्वांटिटी पहले लिखनी है और बाद वाली क्वांटिटी बाद में लिखनी है, ध्यान रखना इस बात का। यदि मैं यहां पे आई कैप लिखूं तो आई कैप को छुपा दो, एफ बी माइनस सी ई, बात समझ में आ गई, एफ बी माइनस सी ई, लूप ऐसे चलेगा ऐसे, ठीक है ना, मेरा जो हैंड जा रहा है वैसे चलेगा, वापस बता रहा हूं ऐसे, ठीक है, माइनस जे का साइन लगा दो, जे को छुपा दो, तो एफ ए माइनस सी डी, एफ ए माइनस सी डी प्लस के कैप, के कैप को छुपा दो, ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी, बात समझ में आ रही है। तो ये तो आपने क्या निकाला बच्चों, ये आपने निकाला है ए क्रॉस बी। अब जब ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा, उसके बाद में ये वाले फॉर्मूले लगाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना एकदम इजी है, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, और के का है उसका स्क्वायर कर दो, सारों को प्लस करके रूट ले लो, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों। और जैसा कि अदिश गुणनफल में था, यदि कोई दो वेक्टर
एक दूसरे के लंबवत हैं तो अदिश गुणनफल 0 होगा। वैसे ही यदि दो वेक्टर समानांतर हैं तो सदिश गुणनफल 0 होगा। उसका रीजन क्या है? बस भाई वहां रीजन क्या था? cos थीटा, क्योंकि थीटा क्या था 90, और यहां रीजन क्या है? sin थीटा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यदि समानांतर है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यदि 0 डिग्री की चर्चा में कर रहा हूं तो sin 0 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे उसके लिए वो पॉइंट है, और तो वैसे सदिश गुणनफल के लिए अपने पास ये पॉइंट आता है। ठीक है, आगे चलें, प्रक्षेपण गति की थोड़ी सी चर्चा कर लें। ठीक है, अब देखो प्रक्षेपण गति के अंदर आपको क्या करना है, आप ये बोलोगे कि भाई ये वाली गति कौन सी? ये वाली तो गुरुत्व के अधीन गति है। ठीक है, प्रक्षेपण गति के अंदर आप क्या करोगे? किसी कोण के ऊपर वेलोसिटी के साथ में उसको प्रक्षेप करोगे, वेलोसिटी के साथ में उसको प्रोजेक्ट करोगे, और वो जो कण है वो गुरुत्व के अधीन गति करेगा। ठीक है, वो गुरुत्व के अधीन गति करेगा। इस प्रकार का मोशन जो है वो कहलाया जाएगा प्रक्षेपण गति। और जो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी आपने फेंकी है उसको अपन बोलेंगे प्रक्षेप्य। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ? एंगल के साथ फेंकनी है, ठीक है, और वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना है, और उसको गुरुत्व के अधीन गति करने के लिए छोड़ देना है। उसकी जो स्टडी अपन करेंगे वो सारी की सारी स्टडी प्रक्षेपण गति के अंदर आएगी। बात समझ में आ रही? चलो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रक्षेपण के प्रकार कितने हैं? देखो मेनली तो अपने इसके वैसे आप देखोगे तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बहुत सारे वेरी करेंगे, लेकिन मेन जो है वो 2 ही हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज प्रक्षेप्य। ठीक है, यदि अपन हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे हाइट है, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए सीधा, ठीक है, तो ये क्षैतिज है, और ऑब्लिक मतलब तिर्यक प्रक्षेप्य, मतलब ऐसे किसी एंगल के साथ में अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, 2 ही तरह के मेनली इसके अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आपको 2D मोशन बोलते हैं तो बच्चों हमेशा इसको 1D + 1D करके देखें। आप बोलोगे सर 1D + 1D का सेंस? देखो बेटा, 1D मीन्स आप y एक्सिस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर जो गति है उसको, और क्षैतिज जो गति है, या फिर x एक्सिस क्षैतिज गति, दोनों को बेटा अलग अलग सॉल्व करो प्लीज। यदि आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो सारे के सारे रिजल्ट अपने आप आते जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखना अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को मैंने लिया क्षैतिज प्रक्षेप्य। ठीक है बेटा, अब देखना यहां पे मैंने वेलोसिटी u दे रखी है। ठीक है, पार्टिकल पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है, जो हाइट है मैंने इन्फिनिट ली है, हाइट की इसमें अपने को टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हाइट मैंने इन्फिनिट ली है, तो ये वाला यहाँ पे ओनली g लग रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या मैं ये डायग्राम देख करके 2 तरह की फाइंडिंग निकाल सकता हूँ? पहली फाइंडिंग कि ax जो है मेरे पास वो 0 है। ठीक है, और दूसरी फाइंडिंग uy जो है मेरे पास 0 है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा बच्चों? इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरे पास है नहीं, तो जो वेलोसिटी है जो आपने x डायरेक्शन में दी है दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वो नियत रहेगी। और y एक्सिस के अंदर वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन तो है, g लग रहा है ना अपने पास, तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती जाएगी। ठीक है ना, अब देखो यदि मैं यहां से लिखूं, ये मैं ले लेता हूँ y, ये ले लेता हूँ x। ठीक है बेटा, तो मैंने लेट कर लिया कि t टाइम बाद में बात करते हैं अपन। t टाइम इस गति को होते हुए हो गया है, उसके बाद की बात करेंगे अपन। तो अब देखो मैंने आपको बताया था इसको अलग करो और इसको अलग करो, तो पहले अपन ऊर्ध्वाधर वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो y की जब मैं बात करता हूँ तो देखो uy तो 0 है, तो ay मेरे पास क्या है g, तो साइन कन्वेंशन का यूज करूंगा तो -12 gt², ऐसा ही लिख पाऊंगा। तो y जो है मेरे पास आ जाएगा 12 gt²। बात समझ में आ गई बच्चों? 12 gt²। एक तो क्वांटिटी अपने पास ये हो गई। ठीक है, और x की जब मैं बात कर रहा हूं तो t टाइम बाद में इसके पास तो ओनली वेलोसिटी है, तो ut। जब t की वैल्यू आप यहां पुट करोगे
तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी g/2u² और x², जो कि क्या है, पैराबोला। ठीक है, अब ये वाले केस हो गए। मान लिया टी टाइम बाद में इसके पास जो भी एंगल बन रहा था उसकी चर्चा और कर लो। वेलोसिटी जो भी एंगल बनाएगी तो u तो बच्चों कांस्टेंट है, ये वाला जो है टी टाइम बाद में कितना हो जाएगा, वेग इसका gt, तो ये वाला जो एंगल है ये बीटा कंसीडर कर लो, तो tan बीटा इस केस में क्या आएगा, gt/u। ठीक है बेटा, देखो ये वाला इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो सकता है, तो gt/u हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि यहाँ पे मैं h बोल देता हूँ, यदि यहाँ पे मैं h बोल देता हूँ कि भाई ये h हाइट है और यहाँ से मैंने u वेग से प्रोजेक्ट करा दिया है। ठीक है, ये वाली फाइंडिंग तो सेम टू सेम चलेंगी अपनी। देखो कैसे, ये h लिया, -h = ½ gt², यहाँ पे भी माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं t निकालूंगा तो 2h/g का रूट आ जाएगा बच्चों, 2h/g का रूट आ जाएगा मेरे पास। बात समझ में आ रही है? यदि ये मेरे पास आ गया तो इसका मीन्स क्या हुआ, देखो यदि पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, जैसे मैंने हाथ से एक बॉल फेंकी और वापस बॉल मेरे हाथ में आ गई, तो उसकी गति रुक गई वहां पे। ठीक है ना, आगे गति नहीं होगी, उसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। गति वहां से स्टार्ट हुई और आगे जाकर के रुक गई, जो मेरे हाथ में आ गई वापस रुक गई। तो ये क्या है, इसको अपन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या बोल सकते हैं, उड़ीयन काल बोल सकते हैं, क्योंकि वापस इस केस के अंदर ये t समय पश्चात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि यहाँ पे बात करूँ, यदि t समय पश्चात की बात कर रहा है ये, तो यदि यहाँ पे मैं v की बात करूँ, v इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, 80, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है नहीं, वापस कौन सा मोशन शो कर रहा हूँ मैं, ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहा हूँ, तो v = आ जाएगा अपने पास gt। v नीचे की तरफ है तो माइनस माइनस का साइन लगेगा, वो दोनों उड़ जाएंगे। ठीक है, v = gt। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट t समय पश्चात में इसका वेग कितना है। ठीक है, वेग कितना है, तो ये तो अपने पास आया vy, और vx जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा u। तो वेग की जब मैं बात करता हूँ, ये vy है, तो कितना आ जाएगा, gt का होल स्क्वायर प्लस में u का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जितनी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल इक्वेशंस लगाते रहो। ठीक है, मीन्स 1d + 1d, ऊर्ध्वाधर जो है अपने को अलग क्वांटिटी देगा, क्षैतिज अपने को अलग क्वांटिटी देगा। ठीक है, अभी जनरल केस के अंदर अपन ये मान के चल रहे हैं कि g के अधीन ही ये गति चल रही है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में ये? तो चलिए आगे चलो। हाँ, तिर्यक प्रक्षेप्य ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, अब देखो यदि मैं इस डायग्राम के हिसाब से चर्चा करूं तो ध्यान से देखिएगा, ux में ले सकता हूं u cos थीटा, बच्चों uy में ले सकता हूं u sin थीटा। ठीक है, ये तो ले ही सकता हूं ux u cos थीटा u sin थीटा। ठीक है, अब देखो फाइंडिंग्स देखते रहना फटाफट। जब मैं t की बात करता हूँ, क्यों मैं ओनली ऊर्ध्वाधर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो ऊर्ध्वाधर मोशन की जब मैं बात करूँगा, ये ऐसे बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पे जा करके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो ये मैंने टाइम लिया है t, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो मैं क्यों ना एक साइड से t कैलकुलेट कर लूँ बच्चों, क्यों ना मैं एक ही साइड से t कैलकुलेट कर लेता हूँ। समझ में आ गई बात? एक ही साइड से t मैंने कैलकुलेट कर ली। अब जब कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फॉर्मूला में लगाऊंगा बच्चों v = u + at फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, v = u + at फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, at। अब t मेरे को फाइंड आउट करना है, v फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, u क्या है मेरे पास, ये क्या है, u मेरे पास uy है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये ऊर्ध्वाधर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो ये uy है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, u sin θ/g। ठीक है, और यदि मैं टोटल टाइम की बात करूँगा तो ये आ जाएगा 2t, तो 2u sin θ/g। ठीक है, सीन तो हो रहा है ना, 2u sin θ/g। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलिए, ये तो आ जाएगा मेरे पास उड्डयन काल। क्या आ जाएगा बच्चों, उड्डयन काल, उड्डयन काल। ये मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, और ये
रेंज भी लिख देते हैं इसको, वैसे इसका प्रॉपर नाम है क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये तो टी आ गया। ठीक है, अब यदि एच निकालना है कि भाई कितनी हाइट तक गया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा, v² = u² प्लस में 2as। क्यों? क्योंकि अंतिम जो वेग है इस जाते समय, देखो हाइट यदि ये है, ठीक है ना, अब जितनी हाइट पे गया है उतनी से तो वापस आएगा, तो जाते समय जो हाइट ये अचीव कर लेगा उतनी हाइट इसको वापस आते समय अचीव करनी है, तो ये एच और एच बराबर रहेगा। तो एक साइड के लिए सॉल्व कर लो, जहां से फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई थिंक u² sin² थीटा अपॉन में 2g, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों h। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया t, ये आपके पास आ गया h। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां पे जो भी आप सॉल्व कर रहे हो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। तो मैं क्या एक चीज मेंशन कर सकता हूं कि ऊर्ध्वाधर जो है वहां से मुझे क्या क्या मिलेगा, h मिल जाएगा और t मिल जाएगा। ठीक है, उधर में वर्टिकली जो भी आपके मोशन हो रहा है उससे मेरे को h मिल जाएगा और t मिल जाएगा। t क्या है, टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, उड्डयन काल, और h क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अब मैं बात करता हूं भैया क्षैतिज की बात कर लेता हूं। क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल। यदि मैं क्षैतिज की बात करता हूं तो क्षैतिज मेरे को देगा रेंज। रेंज कैसे देगा, देखो भैया आगे। रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, रेंज पर्टिकुलर क्या है, दूरी है, ये यहां से स्टार्ट होकर के यहां गिरेगा। ठीक है, तो ये जो ux है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे भी, तो ux इंटू में जो उड्डयन काल यदि मैं कर देता हूं, क्यों, चाल इंटू में समय क्या हो जाएगा, दूरी। तो ये चाल है और समय इसको नीचे आने में लगा t है, तो क्या मैं लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू में t। जब मैं ये सॉल्व करूंगा cos थीटा इंटू में 2u को, सॉरी cos नहीं साइन, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो आई थिंक ये आ जाएगा u² 2 cos थीटा साइन थीटा बाई g। तो आई थिंक u² साइन 2 थीटा बाई g विल बी आवर रेंज। ठीक है, आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान ये रखना है आपको, इस फॉर्मूले को भी याद रखें और सदैव आप इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ux। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2uy कोई भी घटक हो, ऊर्ध्वाधर वाला जो है वो अपने को क्या देगा, वो अपने को समय देगा। ये अपने ने कुछ नहीं किया, ये tuy लिखा है, uy अपने पास है क्या, u sin थीटा ही तो है, तो 2u sin थीटा बाई g ही लिखा है। लेकिन uy ux में कई बार क्या है, क्वेश्चंस के अंदर सीधा ये बोल दिया जाता है कि ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, क्षैतिज घटक कितना है। अब बताइए ये कितना होगा। तो ऐसी कभी भी इंफॉर्मेशन आए तो उससे कैसे टेकल करना है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो बच्चों स्टार्ट करें। जैसे वापस मैं प्रक्षेप्य को ड्रॉ करना चाहूं तो यहाँ पे थीटा, इधर में u cos थीटा, ठीक है, और इधर u sin थीटा। क्षैतिज दिशा के अंदर वेग जो है, वेग का जो घटक है आपका, ठीक है, वो क्या आएगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या आएगा, u sin थीटा। लेट अज्यूम t टाइम पे बात करूं मैं तो y की जो वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, u sin थीटा t माइनस में हाफ gt²। ठीक है बच्चों, और x एक्सिस के अंदर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा t। यहां से t की वैल्यू निकालिए, x अपॉन में u cos थीटा। ठीक है, अब आपको यदि पथ की समीकरण या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कभी भी आपने देखी हो, ग्राफ भी देखा हो, तो y और x के बीच में होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां से t को मेरे को हटाना है। ठीक है, तो मैं यहां से t की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो आई थिंक जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो देखिए x tan थीटा। ठीक है, क्योंकि x जब आप रखोगे u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा आ जाएगा, माइनस में हाफ g x² अपॉन में u² cos² थीटा। ये आपके आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बच्चों, देखो फील के साथ चलेंगे अपन। ठीक है, इसकी बच्चों एक और फॉर्म होती है x tan थीटा 1 - x/r।
ठीक है। जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हो और एंगल दे रखा हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिससे एंगल प्रोजेक्ट किया हो, तब आप डायरेक्टली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, रेंज को, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो भी है आपकी इक्वेशन की फॉर्म में यदि क्वेश्चन आता है कई बार y इक्वल टू √3x, तो वहां पे आप डायरेक्टली जो एंगल है वो निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो सकते बच्चों, फटाफट रिवीजन चल रहा है अपना। अब देखिए कुछ एक पॉइंट जो हैं वो डिस्कशन कर लें। पहला पॉइंट, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे अपने को जो मिलता है वो r मिलता है मैक्स, ठीक है। r मैक्स कितना आ जाएगा, u²/g। बात समझ में आ रही है। और एक और, यदि थीटा एंगल दे रखा हो आपको, ठीक है, और एक और एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है। इसके अंदर क्या कंडीशन है ध्यान दीजिएगा। यदि मैं u से प्रोजेक्ट करता हूँ एक प्रोजेक्टाइल को थीटा के साथ और अगले प्रोजेक्टाइल को u के साथ ही करना पड़ेगा मुझे, 90 डिग्री माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे यदि मैं r1 लेता हूँ और इसके लिए रेंज यदि परास में r1 r2 ले लेता हूँ तो r1 इक्वल टू r2 आएगी बेटा, ठीक है। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स यदि एक 30 पे किया है तो दूसरा 60 पे, ये तो डायरेक्टली 40 और 40 हो ही जाएगा, और एक 60 पे किया तो एक 30 पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। कर लोगे, हो जाएगा ना इजीली। चलिए अब यहाँ तक अपन ने जो पॉइंट सीखे हैं उसका क्विक रिवीजन कर लें। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी या फिर 2u/g। u/y आपका क्या है, प्रारंभिक वेग का y घटक, ठीक है ना, y एक्सिस की ओर ऊर्ध्वाधर घटक। और यदि आप h निकालोगे तो u² sin² θ/2g या फिर uy² अपॉन में 2g, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा था, t और h हमेशा कहाँ से निकलेंगे, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट से, ठीक है। तो 1d और 1d डिजोल्व कर लीजिए। जो एक 1d है जो ऊर्ध्वाधर है वो अपने को h दे देगा अधिकतम ऊंचाई, और t दे देगा उड्डयन काल, ठीक है। और जब अपन रेंज की बात करें तो वो अपना यहाँ पर डिस्कशन चल ही रहा था। चले बच्चों आगे चले। अब ये देखिए, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। तो इसने पर्टिकुलर आर मैक्स की कंडीशन मानी हुई है। आर मैक्स मीन्स 2 × 45 डिग्री अपॉन में जी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मीटर आप लिखेंगे। अभी कुछ मत छेड़ना भाई, अभी यू निकालने मत लगना, मैं आपको सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अभी कुछ मत निकालना, बस ऐसे कैसे रखने दो। सेकंड क्या पूछ रहा है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ठीक है। तो जमीन से ऊपर ये इसी मोशन के अंदर नहीं बोल सकता वो, जमीन से ऊपर अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। u वेग से अपन ने डायरेक्टली फेंक दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u²/2g, ये अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी अपने पास, ठीक है। यदि u वेग से फेंकता है तो h इज इक्वल टू u²/2g। तो यहाँ से जो h मेरे पास आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r/2, क्योंकि r क्या है मेरे पास, u²/g। तो बच्चों देखिए 100/2 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा बच्चों। इजी था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कई बच्चों ने ये सजेशन दिया था कि भाई हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अबोव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। किसी हाइट के ऊपर अपन ने रखा हुआ है इसको और यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, और ये जो एंगल है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है उसके साथ में थीटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि बात करूँ तो कंडीशन जो है वापस अपने को वही लेनी है। यहाँ वाला जो घटक है वो आएगा u sin थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा u cos थीटा, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम इजी सॉल्व हो जाएगा। देखो आगे h, ये h ले लिया। अब नीचे की तरफ क्या है, नीचे वाली सारी क्वांटिटीज क्या यूज़ करना है अपने को, वापस याद कीजिए चिन्ह परिपाटी जो आपने याद की थी ऊर्ध्वाधर के लिए, याद है, गुरुत्व के अधीन गति ऊर्ध्वाधर के अंदर जब अपन याद करते थे चिन्ह परिपाटी की चर्चा किया करते थे, क्या होती चिन्ह परिपाटी, सारी की सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज क्या होती थी पॉजिटिव, और सारी की सारी नीचे वाली क्वांटिटीज क्या होती थी नेगेटिव। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो -h, ठीक है, इक्वल टू ऊपर की तरफ है वेग अपना साइन थीटा। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि मेरे को जब भी आपको टाइम का पूछा जाए तो वो हमेशा ऊर्ध्वाधर ही देगा। बात समझ में आ रही है।
तो u साइन थीटा क्या आ जाएगा अपना u y आ जाएगा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ अजम्पशन अपन ने यहाँ पे मान के चले हुए हैं। ये अजम्पशन क्या होते हैं कि भाई एयर ड्रैग जीरो है, एयर के द्वारा कोई भी आपके घर्षण नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, ओनली जी के अधीन ये गति कर रहा है। अब देखिए ये वाली इधर ले आइए टी स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। मैंने 2 को सारों से मल्टीप्लाई करवा दिया और g से डिवाइड कर दिया, जी टी माइनस 2h बाई जी। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है। जैसे ही ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन कौन सी बन गई बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का निर्माण हो चुका है यहाँ पे बच्चों। यदि द्विघात समीकरण का निर्माण हो जाए तो आपका जो फेवरेट फॉर्मूला है, जिसका नाम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र की बात अपन यहाँ करेंगे। तो यदि आपको इसके रूट्स निकालने हों तो t इज इक्वल टू श्रीधराचार्य क्या होगा? यदि रूट्स मान लो x के निकालने हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होगा। यही सूत्र मेरे को यहाँ लगाना है। b यहाँ पे क्या होगा? t का मल्टीपल, तो माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac। 4 जब करोगे माइनस का साइन यहाँ पे पहले से है तो प्लस 4 इंटू में 2h बाई जी। बात समझ में आ रही है? अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 2a, तो 2 रह जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से समझ में ना आया हो तो टी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1, टी का मल्टीपल क्या है? माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, और c जो है लास्ट जो क्वांटिटी बची है विद साइन वो c होगा 2h बाय जी। कर लोगे भाई? चलिए अब देखिए 2 डायरेक्टली कर सकता है सारा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, u साइन थीटा बाय जी प्लस माइनस रूट में ये 4 बाहर ले जाएंगे तो 2 बनेगा ना, क्योंकि ये रूट है, तो यहाँ पे बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर प्लस में 2h बाई जी। ये अपने रूट्स आ जाएंगे t के। बात समझ में आ रही है? देखो अभी मैं ये मान सकता हूँ कि कैलकुलेशन वाइज आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यदि यहाँ पे वैल्यूज दे दी जाए, क्योंकि देखो डेरिवेशन जो होते हैं वो थोड़े टफ लगते हैं कई बार, लेकिन जब वैल्यूज आती हैं तो वो डायरेक्टली जब अप्लाई होती हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्लीज़ आप वैल्यूज के हिसाब से इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो फील जो समझनी है वो आपको ये समझनी है मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की। देखो ट्रिक जो होती है, ट्रिक हमेशा किसी ना किसी बेस को लेके चलती है, ठीक है, तो आपको बेस पकड़ना है, ट्रिक आप स्वयं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कर लोगे भाई? हो जाएगा। t जब आ जाएगा तो x जो है, x के अंदर वापस कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो u cos थीटा इनटू में t हो जाएगा। आगे चले। अब देखिए इसके अंदर वापस क्षैतिज से नीचे की तरफ एंगल है, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज से नीचे किसी कोण पर, मतलब ये क्षैतिज है, h हाइट पे है, उसके नीचे प्रोजेक्ट किया है अपन ने, ठीक है, थीटा। इस तरफ वाला क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा बच्चों? u sin थीटा, ठीक है। और ये h हाइट अपन अज्यूम कर लेते हैं, ये h हाइट हो गई। अब वापस वही करना है अपने को कि u था, g लगाना है, ठीक है। अब वापस इक्वेशन लिखिए विद चिन्ह परिपाटी, जो इन्होंने चिन्ह लिए हुए हैं वो सॉल्व करने के बाद है, अपन इनिशियली सॉल्व करके देखते हैं। नीचे की तरफ ये h आ रहा है तो माइनस h, नीचे की तरफ ही वेलोसिटी आ रही है आपकी ऊर्ध्वाधर के अंदर, ठीक है, तो माइनस u sin थीटा थी, और g जो है वो तो ऑलवेज नीचे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यदि मैं लिखूँगा तो टी स्क्वायर प्लस में 2u साइन थीटा सॉरी माइनस 2h बाई जी इक्वल टू 0। डायरेक्टली आप यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से वापस वही श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। यदि श्रीधराचार्य सूत्र में लगाता हूँ तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी एंड c इज इक्वल टू वापस 2h बाय जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, t के रूट यदि मैं लिखूँगा तो माइनस b फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, यदि वापस लिखना चाहूँ
तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बात समझ में आ रही है? अपॉन में 2a, ये 2 है। चलिए माइनस बी, अब बी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में 4ac करना है अपने को, तो यहाँ पे आ जाएगा 8h बाई जी अपॉन में 2a। ए तो यहाँ पे 1 ही है तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो u साइन थीटा अपॉन में जी प्लस माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर प्लस में 2h बाई जी। वापस यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ये इसका इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये अपने पास इसका टाइम जो है वो मिल जाएगा अपने को, उड़ीयन काल मिल जाएगा। ये इस केस में उड़ीयन काल है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इस केस के अंदर अपन कह सकते हैं कि उड़ीयन काल की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्टली। ठीक है, और वापस यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अपन लिखेंगे तो एटी स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू यूटी टर्म आएगी। ठीक है, मैं एकदम फ्लो से चला हूँ, प्लीज़ पेशेंस के साथ में एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि एक बार आपने सॉल्व कर लिया फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और बाकी रही बात क्वेश्चन की, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, यदि आपने सिंसियरली के साथ में 1 शॉट वीडियोस देखे हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चन होना आपसे स्टार्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए 2 यूनिक टाइम्स फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट। ठीक है, 2 समय बिंदु या अंतराल ले लो जहां प्रक्षेप्य समान ऊंचाई पर होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो है इसको मैं यदि ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या आपको आ जाएगा समझ में? देखिए ये T1 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहीं से लेकर के यहाँ तक ये T2 है। बात समझ में आ रही है? ध्यान कीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, और ये जो हाइट है यहाँ पे अपन h लेते थे। ठीक है, और इसको उठा करके ये अपना क्या है 1D, कौन सा 1D है ये ऊर्ध्वाधर वाला 1D है। ठीक है, इसको उठा करके यहाँ चिपका दीजिए। अब यहाँ परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ x एक्सिस की दिशा के अंदर एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसे खिंच जाएगा। ठीक है, लेकिन हाइट जो h है वो जो थीम है क्वेश्चंस की वो यही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे याद कीजिए अपन टोटल टाइम जब निकालते थे तो t जो होगा, टोटल टाइम जब निकलेगा वो होगा T1 प्लस T2। याद आया? मैं पिछला रिकॉल करवा रहा हूँ। और यदि आपको t निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यदि t निकालना है तो T1 प्लस T2 बाई टी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा रिकॉल करवाने की मैंने ट्राई की है, आपको हो जाएगा भाई। चलिए अब देखिए, ये जो हाइट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन T1 और T2 की फॉर्म के अंदर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ से यदि प्रक्षेप पे लगाता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक T1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक T2 है, ये हाइट h है और ये भी हाइट h है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं T1 T2 जो है वो 2h बाई जी ही आएगा। T1 T2 जो है वो 2h बाई जी ही आएगा। ठीक है, और t की फॉर्म यदि आपको याद करनी हो तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, और x जो है वो u cos थीटा इंटू में t ही आएगा। ठीक है, याद कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे यदि कोई कहे कि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इक्वेशन लगा दीजिए, फिर यहाँ से ड्रॉप कर देना भाई। ड्रॉप करने के बाद में डायरेक्टली इक्वेशन लग जाएगी। यहाँ पे लगाते थे ना ड्रॉप करने के बाद। चलिए 1 शॉट के अंदर देखो प्लीज़, मैं सिर्फ फॉर्मूलेज आपको बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ, एक बार हिंट के साथ आप ट्राई करें। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट ए पॉइंट। ठीक है, यदि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है अपन ने, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो उसके अंदर क्या थीम रहेगी वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो थीम जो है वो ये रहेगी कि यदि कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर AC लगेगा ही लगेगा, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको अभिकेंद्रीय त्वरण। याद रह जाएगा भाई, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अब जैसे मान लो इसने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, मैं यही वाला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसने यहाँ प्रोजेक्ट किया है और इधर वेलोसिटी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और ये जो सर्किल है क्षैतिज के साथ में ये जो कोण बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है। ठीक है, और जी तो यहाँ पे लगेगा ऐसे, और सेंटर जो है इसका वो इधर आएगा। बात समझ में आ रही है, सेंटर जो इधर आएगा तो ये वाला एंगल यदि थीटा है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे है। बात समझ में आ रही है, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस है, ये जी है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वी आ गया। बात समझ में आ रही है ना, ये डायरेक्टली अपन वी ले लेंगे जो कि इसके साथ में यदि मैं इसके रेस्पेक्टिवली देखूं तो जो कि क्या है, लंब पे है डायरेक्ट। ये देखिए ये जो फॉर्म है, ये थीटा जो है ये अपन ने इस थीटा के लिए निकाला है। यदि मैं यहाँ बात करूँगा तो अंदर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, AC लगेगा। अंदर की तरफ क्या लगेगा, AC लगेगा। ठीक है, तो AC जो है उसकी वैल्यू होती है v²/r। यहाँ पे जो r है ना बच्चों, यहाँ पे जो r है यही क्या है, अपनी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r है, वही अपनी वक्रता त्रिज्या है। अब AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू देखो g यहाँ है, तो g का एक कंपोनेंट अपने को इधर लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, g cos थीटा, मेरे डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, g cos थीटा। अब बात आती है v की, कि v कैसे निकालोगे। ठीक है, तो v निकालने के लिए आप खुद ध्यान दीजिए कि इसका ux जो है वो तो u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, और uy जो है वो परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा, u sin थीटा माइनस GT। तो v किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जाए, t टाइम के ऊपर बोला जाए, तो अपन डायरेक्टली इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, u sin थीटा माइनस GT का होल स्क्वायर प्लस में u² cos² थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, v। वक्रता त्रिज्या की बात समझ गए। और यदि अधिकतम ऊंचाई की बात करूंगा तो अधिकतम ऊंचाई के अंदर देखिए ये आपका vt हो गया। ठीक है, u cos थीटा टेंजेंशियल। ये जो v लेना है आपको, ये हमेशा टेंजेंशियल ही लेना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो एंगल पे इसकी डिपेंडेंसी है, तो ये एंगल यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v परपेंडिकुलर जो है मेरे पास इसके रिस्पेक्टिवली वो क्या आ जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, इस वाले केस के अंदर यदि मैं बात करूँ तो r इस क्या आ जाएगा, u², क्योंकि u ही है यहाँ पे, v तो निकालने की जरूरत नहीं है। जो अपना वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो u² cos² थीटा अपॉन में g, डायरेक्टली सेंटर की तरफ g लग जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं अभी और करूँगा जब मैं वृत्तीय गति करवाऊँगा अभी। तो अभी तक जितना थोड़ा बहुत मैं करवाने का ट्राई किया है, प्लीज़ इस चीज़ को समझते हुए ट्राई करें। ठीक है भाई, हो जाएगा, आगे चलें। चलिए आगे क्षैतिज वृत्तीय गति की चर्चा करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि क्षैतिज वृत्तीय गति की इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि जो अपने वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर वर्क पावर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसीलिए अपन ने इसकी चर्चा की है। ठीक है, अब ये देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है भाई, और ये एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। बात समझ में आ रही है। चलिए चलो बच्चों कुछ वार्तालाप और करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात अपन करते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो बच्चों जैसे मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके पॉइंट। ठीक है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये कण पहुंचा, ठीक है। और ये इसका क्या है, स्थिति सदिश, ठीक है। क्या है बच्चों, स्थिति सदिश, इसके अबाउट, ठीक है। तो ये जो विस्थापन हुआ इसका एंगुलर फॉर्म में जब मैं बोला जाऊंगा, ठीक है, एंगुलर फॉर्म में यदि बोलूंगा तो कोणीय विस्थापन क्या होगा बच्चों, थीटा, ठीक है। तो कोणीय वेग की जब बात की जाएगी, कोणीय वेग क्या होगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन में T2 माइनस T1। इसको मैं क्या बोलूंगा, कोणीय वेग, एवरेज, औसत कोणीय वेग। और यदि ताक्षणिक आपको चाहिए तो dθ बाय dt। बात समझ में आ रही है। तो एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। और अब बात कर लेते हैं अल्फा की। अल्फा जो है उसके दो फॉर्मूले बनेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा, ठीक है। तो अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, अल्फा है हमारे पास कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपके अल्फा आएगा। अभी नोटेशन है, अल्फा लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं गति के समीकरण की बातें करता हूं तो गति की समीकरण जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट समीकरण होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस में अल्फा टी। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, किसमें, एंगुलर फॉर्म में, मतलब कोणीय जो फॉर्म है इसकी उसके हिसाब से। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समय के साथ है, तो थीटा इज इक्वल टू यू क्या आ जाएगा, ओमेगा 0, ठीक है, ओमेगा 1 या ओमेगा 0, यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 लिया या ओमेगा 0 ले लेते हैं, टी प्लस अल्फा, ठीक है, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो हो जाएगी बच्चों सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की यदि मैं बात करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो सारी की सारी समीकरण क्या है, कोणीय फॉर्म के अंदर मैंने आपके सामने बना दी, ठीक है। कोणीय जो अपने अभिव्यक्ति थी उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दिशा की बात आएगी। दिशा की बात हमेशा ध्यान रखना, आपको दिशा ज़्यादातर जो भी बुक्स आपको मिलेगी वो कर्ल करने से दिशा मिलेगी, ठीक है। जैसे ये जो है सर्कुलेशन देखिए इसका, ये थीटा से ट्रेवल कर रहा है तो मैंने कर्ल किया, बाहर की तरफ दिशा मिली, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, एक्सियल वेक्टर कहे जाएंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने यही चर्चा की थी कि ये सारे के सारे अक्षीय सदिश कहे जाएंगे। क्यों, क्योंकि अक्ष के अप्रोक्स ये चलेंगे, ठीक है, अक्ष के सापेक्ष चलेंगे। ये देखिए, ये ऐसे घुमा इधर, यदि मैं ऐसे बताऊं ये इस तरफ से थीटा चल रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर, तो इसको अपन लेते हैं पॉजिटिव। बाहर जो है, बाहर की तरफ या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, बाहर को ज़्यादातर लिया जाता है पॉजिटिव और अंदर वाले को ज़्यादातर लिया जाता है नेगेटिव। अंदर मीन्स इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है बच्चों। हो जाएगा इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, कुछ चीज़ें और डिस्कशन कर लेते हैं अपन। अब ये देखिए, यदि कोई कण वृत्ताकार गति कर रहा है और नियत वेग से कर रहा है, ठीक है, नियत वेग, या फिर वेग नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियत चाल। वेग से तो गलत हो जाएगा, वेग तो इसका चेंज होता रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नियत चाल से कर रहा है, यहाँ पे भी चाल भी है, यहाँ पे भी चाल भी है, यहाँ पे भी चाल भी है और यहाँ पे भी चाल भी है। नियत चाल से कर रहा हो तो केंद्र की तरफ हमेशा एक बल कार्य करेगा जिसको हम बोलेंगे AC, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो अंदर की तरफ फोर्स यदि बात करोगे, मास दिया हुआ है तो फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है भाई, अभिकेंद्रित त्वरण। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ, ठीक है, सदैव एक
एक्सेलरेशन कार्य करता रहेगा, जिसका नाम क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, याद रहेगा, हमेशा कार्य करेगा, याद दीजिएगा। ठीक है, तो नियत चाल। तो इस केस के अंदर बात करूं तो इसका त्वरण है वो बोला जाएगा AC। ठीक है, अब सेकंड केस अपन लेके चलें। यदि इसका वेग जो है, या फिर चाल बोल दो, चाल बोल दीजिए, नियत ना हो, नियत ना हो। ठीक है भाई, यदि इसकी चाल नियत ना हो, इसको थोड़ा ढंग से लिख लें अपन। यदि इसकी चाल बच्चों नियत नहीं होगी, तो नियत ना होने से क्या होगा, एक एक्सेलरेशन इसका इस तरफ भी वर्क कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं AT। तो AT जो है इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण। इसको बच्चों स्पर्श रेखीय इसलिए बोला गया क्योंकि ये यहां जब आएगा तो ये इस तरफ वर्क करेगा, यहां जब आएगा तो इस तरफ वर्क करेगा, तो कुल मिलाकर के ये सदैव चाल बढ़ाएगा। ठीक है, तो AC और AT, AC क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, और AT क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो, मैंने नियत वेग लिखा था पहले, बाद में मैंने नियत चाल कर दिया। उसका रीजन क्या था, वेग कभी भी मैं बोलूंगा तो वेग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेग के साथ में परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगी। लेकिन जब मैं चाल की बात करता हूँ तो चाल के अंदर सदैव क्या आता है, परिमाण आता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे चाल भी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और AC, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ A नेट किसी पॉइंट पे, तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ये किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो है इसकी वैलिडिटी है जो वैलिड एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट बोल दो या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल सकते हैं अपन, किसी क्षण बोल सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में DL वेक्टर इज इक्वल टू d थीटा वेक्टर इंटू में R। ये रिलेशन ध्यान दीजिएगा, d थीटा आपका क्या है, एंगुलर, ये क्या है, लीनियर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारे के सारे रेखीय हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कोणीय हैं। ठीक है, जब आप इसको d/dt कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा क्या है, कोण में परिवर्तन होने की दर, d ओमेगा बाय, ठीक है, dt क्या आ जाएगा, अल्फा। तो यहाँ पे बस अल्फा के अंदर जब आप बात कीजिएगा तो अल्फा के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है अल्फा के अंदर, ये जो इसका आएगा, ये जो इसका आएगा बच्चों, वो आएगा अल्फा क्रॉस R प्लस में ओमेगा क्रॉस V। ध्यान दीजिएगा, ये इसका A आएगा। ठीक है, A का अल्फा के साथ में रिलेशन जो है अल्फा क्रॉस R बनेगा, प्लस में ओमेगा इंटू में V भी बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यदि इसमें परिवर्तन हो रहा है, यदि आपके ओमेगा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके सापेक्ष R के अंदर भी परिवर्तन होगा। तो पहले तो अपन ने जब d ओमेगा बाई dt करोगे तो पहले आप क्या प्राप्त करोगे, अल्फा को प्राप्त करोगे, और उसके बाद में dr बाई dt करोगे तो आप क्या प्राप्त करोगे, v को प्राप्त करोगे। ठीक है, u डॉट v मेथड से अपने को चलना पड़ेगा। और ये तीनों रिलेशन आप ध्यान रखना हमेशा। गड़बड़ी क्या होती है जब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जब नोटेशन देंगे, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं अपने को, ये सारे के सारे अपने को बता रहे हैं रेखीय जितनी भी अपने पास क्वांटिटी है, रेखीय राशियां हैं, उनका कोणीय राशियों के साथ में क्या संबंध बनेगा। जब v मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादातर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे याद रहता है v इक्वल टू r ओमेगा, जो कि गलत है। यदि हाँ इस पर्टिकुलर सेंस में सही आएगा यदि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन यदि वेक्टर के अंदर आप लिखना चाह रहे हो तो ये जो फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म कतई सही नहीं है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हो तो v इक्वल टू r ओमेगा लिख दो, a इक्वल टू अल्फा r लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये गलत होगा। वेक्टर फॉर्म में सही क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r।
बात समझ में आ रही है, ओमेगा क्रॉस आर। अब आप ध्यान दीजिए, जितनी भी कोणीय राशियां हैं सब में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। यदि वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मतलब ही बच्चों यही होता है कि जो उसका रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा उस पर्टिकुलर प्लेन के क्या बनेगा, लंबवत बाहर की ओर बनेगा या फिर अंदर की ओर बनेगा। नॉर्मल बात की थी अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, सदिश गुणनफल के अंदर अपन ने बात की थी कि जो राशियां क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आती हैं वो हमेशा अपना रिजल्टेंट कहाँ देती हैं, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, उस जो पर्टिकुलर प्लेन है उससे लंबवत ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें काफ़ी सारे रिलेशन हैं। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा, AC वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ए नेट वाला। और AC जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं, v²/r और ω²r, ये दो रिलेशन और होते हैं। और ओमेगा जो है ये 2πf भी लिख सकते हैं या फिर 2π/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले थे वो सीक्वेंस के हिसाब से अपन ने ले लिए हैं। अब कोई भी इसके अंदर जो न्यू जो फॉर्मूला नहीं बचता है, सारे के सारे इसी के मॉडिफिकेशन फॉर्म बनेंगे। बात समझ में आ गई भाई। चलें आगे। चलिए अब देखिए, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे से एक पत्थर बांधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। देखो बच्चों, यदि मैं 4.17 की बात करूं तो दिशा तो पहले कंफर्म कर दो, दिशा क्या होगी। ध्यान से देखिए, एक समान चाल लिखा हुआ है। जब एक समान चाल लिखा हुआ हो तो दिशा हमेशा केंद्र या अक्ष की ओर होगी, जिस अक्ष के अबाउट वो घूम रहा है, ठीक है, केंद्र या अक्ष की ओर। दिशा खत्म हो गई। चलिए दिशा अपने निकाल ली, ओके डन। अब देखिए पत्थर जो है अपना 25 सेकंड में 14 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए 25 सेकंड में 14 चक्कर, ठीक है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 14/25, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर आप एक चीज़ का ध्यान देना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कैलकुलेशन कई बार टफ हो जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है उसकी, लेकिन रिजल्ट पक्का मिलेगा अपने को, ठीक है। देखो पर सेकंड जो है वो कितने आपके रिवोल्यूशन हो गए हैं यहाँ पे, 14 जो रिवोल्यूशन है वो 25 सेकंड में हो रहा था, एक सेकंड में कितना करेगा 14/25, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाला है बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकाला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है 1/, में टाइम पीरियड, ये f है। फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चों वो होता है 1/, में टाइम पीरियड, ठीक है, 1/, में टाइम पीरियड हो गया भाई, ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो यहाँ से अपने पास ओमेगा बच्चों क्या निकल जाएगा 2π इंटू में f, ठीक है। तो आई थिंक 2π इंटू में 14/25 ये निकल जाएगा अपने पास ओमेगा, ठीक है बच्चों। जब ओमेगा मेरे पास निकल गया है तो AC की वैल्यू मेरे पास निकालनी है, क्यों, क्योंकि AC लगेगा ओनली, एक समान चाल से चल रहा है, AT लग ही नहीं सकता। यदि AT लग रहा होता तो चाल एक समान नहीं होती, ठीक है। तो AC की जब बात कर रहे हैं तो ω²r, ओमेगा यहाँ पे 2π इंटू में 14/25 का होल स्क्वायर इंटू में r कितना है 18 इंटू 10⁻², ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा 4π² इंटू 14 इंटू में 14/25 इंटू में 25 इंटू में 80 इंटू 10⁻², ठीक है बच्चों। अब इस कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर लीजिएगा और प्लीज़ फाइंड आउट द आंसर। कैलकुलेशन लेंदी है तो कृपया आप कीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस बात समझ में आ गई। कोई वायुयान 900 किमी प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किमी त्रिज्या कोई क्षैतिज लूप बनाता है, तो इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोल दिया, चाल दे दी अपने को, ठीक है। तो चाल है जो अपने पास वो आ गई 900 किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले जब जी के साथ में इसकी तुलना करनी है, जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको अपन परिवर्तित करेंगे 5/18, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा ये आई थिंक 100, ये 2, ये आ जाएगा आपके पास 250 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया भी।
अब ए सी जो है वो आएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, 250 इंटू में 250 अपॉन में आर कितना दे रखा है 1 किमी, 1 किमी दे दिया भाई आर, हो जाएगा 1 किमी दे दिया अपने को आर, ये कट गया, ये 5, ठीक है, ये 2, तो आई थिंक 12.5 इंटू में 5, तो 66 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है, 66 के समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जी से जब आप इसकी तुलना करोगे तो ए सी तो आपके पास कितना आ गया 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लगभग मैं 6 टाइम्स ले लेता हूँ इसको, 6 टाइम्स आ सकता है, ठीक है, लगभग 6 to 7 टाइम्स के समथिंग आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि जिसके रिलेटिव आपको लेना है उसको रोक दो और उसकी डायरेक्शन जस्ट उल्टी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो फर्स्ट पार्टिकल को दे दो, यही तो मैंने बताया था। और ये क्या है टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, आपने नाम सुना होगा निकटतम पहुंच की दूरी, सुना है नाम बच्चों, निकटतम पहुंच की दूरी। देखिए रिलेटिवली ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से देखना आप, ये है ओ पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये है ए पॉइंट, ठीक है। यदि इसकी वेलोसिटी 10 है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे b को स्टॉप कर दिया, मैंने b की वेलोसिटी को जस्ट उल्टा डायरेक्शन में यहाँ पे दे दिया, ये 20, ठीक है बच्चों। अब देखना ये डायरेक्शन इसके रिजल्टेंट की कहीं ना कहीं होगी। आप पूछोगे भाई ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि देखो 2 वेक्टर हैं यहाँ पे, 2 वेक्टर के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से रिजल्टेंट क्रॉस कर रहा होगा, और वही लाइन अपन ने यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है बच्चों, वही लाइन अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या है ध्यान देना, जो बी जो पॉइंट है, जो रुका हुआ पॉइंट है, इस जो रिलेटिव की जो लाइन आ रही है, जैसे यहाँ पे ये जो मूव करेगा पार्टिकल वो वी ए बी से मूव करेगा, ठीक है। तो अब बी तो रुका हुआ है, अब ये जो बिंदु है यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये इसका लंब गिरा दो, जब ये लंब गिरेगा तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी, ये क्या कहलाई जाएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ रही है, ये रिलेटिवली इसके एकदम क्लोजेस्ट होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला डायरेक्टली यहाँ मिलेगा, ठीक है, और ये इधर, ये पॉइंट में ले लेता हूँ C, ये पॉइंट में ले लेता हूँ Q, ठीक है बच्चों। अब देखते जाना क्या कर रहा हूँ मैं। यदि मैं एंगल जो है अपना, एंगल थीटा जो है अपना, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। यदि मैं थीटा लेता हूँ तो यहाँ से tan थीटा मेरे पास क्या आएगा, 10/20 विच इज़ 1/2, ठीक है भाई, tan थीटा मेरे पास ये आ जाएगा, और ये वाला थीटा मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दूँ, करवा सकता हूँ। यदि ये थीटा है तो ये 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि मैं tan थीटा 1/2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, तो 1/2 इज इक्वल टू, इसके लिए लंब क्या है AC अपॉन में ये डिस्टेंस अपने को पहले से गिवन है, कितनी है बच्चों, 14 मीटर, तो 40 मीटर, तो AC जो है वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे यदि 20 मीटर है बच्चों, तो ये कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है, और ये 10 मीटर का रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा सीधा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये वाला जो पॉइंट है QB जो है मेरे पास 10 मीटर आ चुका है, ठीक है। अब OB जो है, OB क्या होगा, देखो इसका प्रोजेक्शन, OB जो है मेरे पास वो होगा QB cos थीटा। अब आपके पास tan थीटा 1/2 है, ट्राइंगल बना लीजिए, 1/2 ये आ जाएगा √5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आ जाएगा 10 इंटू में cos थीटा 2/5, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 20/5 मीटर। वापस समझा देता हूँ, जिस पार्टिकल के रिलेटिव आपको निकालना है उसको आप रोक दो, यहाँ पे उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर
दे दो वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा, मींस अब बी जो है वो ए पार्टिकल को ऐसे जाते हुए देखेगा, अपने रिलेटिव, वो तो खुद तो रुका हुआ है, तो अपने रिलेटिव वो ऐसे जाते हुए देखेगा। जब ये इसके पास से निकलेगा, एकदम पास से निकलेगा, तो जो लंब गिरेगा वही लंब इसके निकटतम पहुंच की दूरी होगा, ठीक है। उसके बाद में सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। यदि यहाँ पे मैं लंब गिराता हूँ, ये जो डिस्टेंस है बी जो यहाँ क्रॉस करेगा इधर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। और ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल मैंने लिया है, तो tan थीटा जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है 10 होगा, ये कंपोनेंट 20 होगा, ठीक है। तो लंब क्या है 10 और आधार क्या है 20, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 10 और बेस क्या है 20, तो 1/2, ठीक है। तो जब ये 1/2 है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे रख दूं कि AC अपॉन में CQ, AC अपॉन में CQ इज इक्वल टू 1/2। तो CQ जो है पहले से गिवन है 14 मीटर, ठीक है। जब ये 40 मीटर यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली 20 मीटर अपने पास AC आ जाएगा। ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, और ये 10 cos थीटा आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। इजी है, रिलेटिवली ये थोड़ा सा मेथड इजी पड़ेगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा आप प्लीज। आगे चलें। अब देखिए रिवर स्विमर प्रॉब्लम, अब इसी हिसाब से रिवर बोट प्रॉब्लम भी आती है, सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, जो स्विमर है वो रिवर के रिलेटिव इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। वो रिवर के रिलेटिव इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये आपके होगी रिवर, ठीक है। अब देखो यदि मैं बात करूं कि भाई इस तरफ जो इसका कंपोनेंट बनेगा तो VSR cos थीटा, इसकी मैं लेंथ बेटा L अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यदि मेरे से पूछा जाए कि टाइम टू क्रॉस इसको कितना लगना चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो L अपॉन में VSR cos थीटा, ठीक है। अब खास बात, यदि आप T मिनिमम निकालना चाहते हो, जो टाइम लग रहा है उसका मिनिमम निकालना चाहते हो, T मिनिमम के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है 0 डिग्री पे। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये डायरेक्टली ऐसे हो जाए, VSR ये ऐसे हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो ये L/VSR सीधा सीधा हो जाएगा, तो T मिनिमम मिलेगा। अब वापस वही वर्टिकल अपने को क्या देगा, टाइम देगा, ठीक है। वर्टिकल ने टाइम दे दिया। अब यदि कभी भी आपको ड्रिफ्ट निकालना हो, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई ड्रिफ्ट क्या है। ड्रिफ्ट बच्चों एक्चुअली में ये मोशन जो है, ये जो स्टार्ट करेगा बच्चों, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यदि ये यहाँ से चले या यहाँ से चले तो एक्चुअली में ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ये कहीं इधर कहीं यहाँ पहुँचता है, ठीक है। जो पॉइंट आपके जस्ट P से जस्ट Q के ये है जस्ट सामने, इसके थोड़ा सा आगे पहुँचता है, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। डायग्रामेट्रिकली समझाऊँ कि कोई यहाँ से डायरेक्ट सीधा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एक्चुअली रिवर का फ्लो इधर था, तो इसका जो इफेक्टिव है वो इधर आएगा। तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ ये जो डिस्टेंस इसने एक्स ट्रेवल की है इसी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। और जो ये पर्टिकुलर देखो केस मैं डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे, यदि मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे ड्रिफ्ट मैं निकालूंगा, तो मेरे पास पहले मेरे को क्या चाहिए ड्रिफ्ट के लिए, एक तो मेरे को चाहिए टाइम कि कितने टाइम तक ये सामने पहुँच जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेरे को चाहिए UX कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा। क्यों, ये रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है। यदि मैं रिजल्टेंट जो बन रहा है इधर, उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ड्रिफ्ट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इधर कितना बनेगा, ध्यान से देखिए इस डायग्राम के हिसाब से यदि बात करूं तो VR और इधर कितना आ जाएगा VSR sin थीटा। तो रिजल्टेंट जो है मेरे पास तो VSR, ठीक है ना, VR तो है ही, तो VR माइनस में VSR sin थीटा, ठीक है, अपॉन में VSR cos थीटा और साथ में L। बात समझ में आ गई। ये यहाँ से मोशन इसके रिलेटिव चल रहा है, इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो x जो एक्सिस है उसके अंदर जो कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूलेज हैं आपने। यदि T मिनिमम आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, cos थीटा को मैक्सिमम कर दीजिए। यदि cos थीटा मैक्सिमम हो जाता है तो L/SR एग्जैक्टली आ जाएगा। और VSR पर्टिकुलर है क्या, VSR है वेलोसिटी ऑफ स्विमर
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, ये सारी है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। आगे चलें। ये देखिए, मैन कैन स्विम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैन कैन स्विम ए स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो अपने को स्विमर की है वो डायरेक्टली दे रखी है 4 km/h, ये इसकी वेलोसिटी है। स्टिल वाटर में, ठहरे वाटर में उसका रिलेटिव नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, अब आगे, हाउ लॉन्ग डज ही एबल टू क्रॉस ए रिवर 1 km वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 3 km/h एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। ठीक है, अब इसने कंडीशन पूरी एक्सप्लेन कर दी कि ये नॉर्मल टू द रिवर करंट स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, और रिवर का जो फ्लो है वो पर्टिकुलर 3 km/h इस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, रिवर का फ्लो कहाँ है? रिवर का फ्लो आपके इस डायरेक्शन में है। तो अब ये क्या है, चौड़ाई जो है रिवर की, वो चौड़ाई अपन देख लेते हैं। चौड़ाई है 1 km। ठीक है, यदि अपन इसी चीज़ पे ध्यान दें तो 1 km जो ये पार करेगा वो कितने में, 4, ठीक है, km/h। ये अपने पास क्या आ गया, टाइम। तो टाइम यदि 1/4 आ रहा है तो आई थिंक 15 मिनट का टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। ठीक है, 15 मिनट का जब इसको क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा तो ड्रिफ्ट की बात की जाए तो 15/60 इंटू में 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3/4, तो 0.75 मीटर या किमी दे रखा है ना, हाँ 0.75 किमी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, 0.75 किमी आंसर हो जाएगा। वापस बता देता हूँ, यदि ऐसे स्ट्रोक कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी डायरेक्टली कर दीजिए 1/4, तो ये 15 मिनट है। ठीक है, कितना है 15 मिनट, ये डायरेक्टली 15 मिनट आ जाएगा। जब ये 15 मिनट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है अपने पास, इनटू में क्या कर दीजिए, डायरेक्टली टाइम कर दीजिए। जैसे ही आप टाइम करोगे तो मैंने क्या डायरेक्टली ओवर में रखना है, क्योंकि ये 3 km/h दे रखा है मेरे को, तो 15/60 मैंने रख दिया, तो 3/4 0.75 किमी विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बोट विंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि एक बोट है, उसके ऊपर एक आपके फ्लैग लगाया हुआ है। अब जो फ्लैग जो रिफ्लेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, विद रिलेटिव टू बोट। जो डायरेक्शन है फ्लैग की वो विद रिलेटिव टू बोट चेंज होगी। बात समझ में आ रही है, विद रिलेटिव टू बोट। अब देखो, किसी बंदरगाह में 72 km/h की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट दिशा में लहरा रहा है। ठीक है, यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 km/h चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में फहराएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ओके, सबसे पहले वाले केस में ये 72 km/h इस तरफ है। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये एंगल है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसने बोल रखा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होती है। अब देखो, यदि वह नौका उत्तर की ओर, अब देखो उत्तर की ओर ये मोशन चालू कर रही है। ठीक है, नौका जो है वो मोशन चालू कर रही है उत्तर की ओर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, ये चालू कर रही है 51, ठीक है, 5 अपना थोड़ा ऐसा बनता है, चलिए ये चालू कर रही है 51 km/h। ठीक है, 51 km/h से ये मोशन चालू कर रही है उत्तर की ओर, तो ये जे कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं वेलोसिटी लिखूँ तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, अभी एट प्रेजेंटली विंड क्या चल रही है, 72/√2 आई कैप प्लस 72/√2 जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है, तो नौका पर लगा झंडा, अब नौका पर लगा झंडा किसके रेस्पेक्टिवली बताएगा, रेस्पेक्टिव बोट। तो वेलोसिटी ऑफ विंड रेस्पेक्टिव टू बोट, तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, 72/√2 आई कैप प्लस 75/√2 जे कैप। अब रिलेटिव कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला माइनस का साइन लगा दो। बोट है, बोट की जो वेलोसिटी है माइनस के साइन में 51
जे कैप। ठीक है बच्चों, 51 जे कैप। अब देखो यहाँ से ये वेलोसिटी ले ली अपन ने, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है 75/√2 आई कैप प्लस में 75/√2 माइनस में 51, ठीक है, जे कैप। जब आप यहाँ से डायरेक्टली टेन थीटा निकालोगे तो रिलेटिव, अब ये जो डायग्राम है इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो इसका डायग्राम बनेगा, ये तो आपके हो गई डायरेक्शन किसकी, पहले वाले केस के अंदर, ठीक है, और ये डायरेक्शन हो गई आपके बोट की, ये हो गई विंड की, तो इसके यहाँ कहीं रिजल्टेंट बनेगा। बात समझ में आ रही है, इसके यहाँ कहीं रिजल्टेंट बनेगा। अब इस रिजल्टेंट का जो एंगल है वो अपन चेक कर रहे हैं, टेन थीटा। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग जो एंगल आपका आएगा उससे आपको पता चलेगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली ईस्ट की तरफ है। ठीक है बच्चों, एंगल आप कैलकुलेट करके ट्राई कीजिएगा। आगे देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, अब देखो ये रेन मैन प्रॉब्लम, इसके अंदर कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक बार देख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो रेन 30 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। ए वुमेन राइड बाईसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक वुमेन है वो राइड कर रही है बाईसाइकिल को 10 मीटर पर सेकेंड से, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन या रिलेटिव टू वुमेन। ठीक है, जब भी आप ये निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन या वुमेन आप ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, डायग्राम जो है, डायग्राम को जस्ट रिवर्स करके देखिएगा तो ये तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने कर दिया रिवर्स। ठीक है, अब ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा हमेशा आपको ये कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा भाई, थीटा हमेशा ये कंसीडर करना है आपको। यदि ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये 10 थीटा जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 10 थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए 10 थीटा आ जाएगा 10/30, 10 थीटा आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये एंगल लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके 18 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री के आसपास वैल्यू आएगी। तो आप देखिए ये थीटा है यदि, तो ये वाला एक बार इरेज करना पड़ेगा मुझे, ये यदि थीटा है मेरे पास तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इतने एंगल से टुवार्ड द साउथ, पहले ऐसे था, इतने एंगल से टुवार्ड्स द साउथ बोलूँगा मैं, या फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक है बच्चों, हो जाएगा एकदम। वापस बता देता हूँ, रिलेटिव जिसके लेने हैं उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दो। तो मैंने ये डायग्राम पहले इनिशियली बना हुआ था, मैंने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, और एंगल हमेशा थीटा ये निकालना है आपको। ठीक है, रेन के साथ में निकालना है एंगल। चलिए ओके बच्चों, आज 2D मोशन का जो वन शॉट है वो मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, और मैंने पूरा बेसिक ट्राई किया है मेरा कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं बता सकूँ यहाँ पे। देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हो सकते थे, लेकिन क्या है, वन शॉट लेक्चर है, अब वन शॉट लेक्चर को 4 to 5 आवर तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब 2 आवर भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, तो जितना हो सका मिनिमम से मिनिमम। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि यदि आपने वन शॉट का लेक्चर एकदम वन शॉट के हिसाब से ही देखा तो आपके क्वेश्चन होने जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरा भरोसा है और यही मेरा प्रयास है और सदैव मेरा प्रयास रहेगा। ओके, टेक केयर, बी सेफ। सिंथेसिस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।